हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस असीस चैनल में। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने आपको भाग 1 एस्से में बेसिक्स बताया था निबंध के बारे में। आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आगे की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि एस्से जो है क्या होता है और एस्से में हम जो है क्या क्या लिखें और किस प्रकार का व्यक्तित्व चाहती है यूपीएससी, मतलब कोई भी कमीशन जो है आपसे क्या डिमांड करती है वह पूरी की पूरी क्या है एस्से में दिख जाता है। तो इसीलिए एस्से पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि एक पेपर है जो 250 मार्क्स का है, जिसमें 2 एस्से लिखने हैं आपको, या फिर बीपीएससी में आपको 3 एस्से लिखने हैं और उसमें मार्क्स जो है बहुत अच्छे आपके आ सकते हैं। लेकिन दूसरी संभावना यह भी है कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो बहुत नीचे स्कोर भी आपका जा सकता है। तो इसीलिए हम देखते हैं एस्से को कि आगे आप कैसे उसको पहचानें। सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्से कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है आपका वर्णनात्मक होता है, यानी डिस्क्रिप्टिव एस्से होता है। जैसे हम लोग बचपन में एस्से लिखा करते थे कि भारत का त्योहार क्या है, गांव किस प्रकार के होते हैं, शहरों के बारे में लिखिए, या फिर जो भी अपने आसपास के बारे में डिस्क्राइब करना। वर्णन मीन्स क्या होता है, जैसा दिया गया है आपको उसको एज इट इज जो है आपको देना है। मतलब इसमें जो है बहुत ज्यादा संभावना नहीं होती है कि आप अपने विचारों का बहुत ज्यादा इसमें समावेश कर पाएं। तो इस प्रकार से वर्णनात्मक जो होता है, जैसे मान लीजिए एक प्रकार आपको कहा जाए किसी व्यक्ति के बारे में देख के उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, मतलब बताइए, उसको डिस्क्राइब कीजिए उसके बारे में कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तो आप कैसे उसके बारे में बताएंगे? सबसे पहले उसके बारे में फिजिकल जो उसका एस्पेक्ट है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके, कैसा दिखता है, किस प्रकार का है, वह दिखाते हैं। दूसरा आप दिखाते हैं कि वह किस प्रकार का उसका आचरण है, किस प्रकार का उसका व्यवहार है, लोगों के साथ वो कैसा व्यवहार करता है। तीसरा हम दिखा सकते हैं कि वह परिस्थितियों के कैसे विपरीत जाता है, या फिर परिस्थितियों के अनुकूल अपना वो कैसा निर्णय लेता है। और जो अंत में हम अच्छे से दिखा सकते हैं वह कि हर व्यक्ति में देखेंगे एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती है जिसके अनुसार वह समय पर डिसीजन लेता है। तो आखिर उस व्यक्ति में ऐसा क्या है, एक यूनिक जो अलग पर्सनैलिटी उसको बनाता है। तो इस प्रकार से हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन जब रहता है कि डिस्क्राइब कीजिए, तो इसी प्रकार से जैसा है एज इट इज आपको लिखना होता है। दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव एस्से, जिसको कि हम लोग विचारात्मक एस्से भी कहते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है विचारात्मक एस्से। ये पूरी तरह से आपके व्यक्तित्व को सामने लाकर रख देता है। जैसे आपके पास एक कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिया गया है, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया गया है, जिसको आप कैसे एक समझ के आधार पर उसको विभिन्न भागों में बांटते हैं और किस प्रकार आप उसको लोगों को समझा पाते हैं। तो जो भी विचारात्मक जो रिफ्लेक्टिव जो एस्से होता है, इसमें इस प्रकार का डिमांड होता है कि आपके विचार का उसमें प्रक्षेपण हो। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, आपके अनुसार क्या होना चाहिए। देखिए वैसे तो हम लोग जब स्टूडेंट होते हैं तो बहुत ऐसा मेरे अंदर कोई विचार नहीं होता, क्योंकि हमारे अपने विचार कहाँ से बनते हैं, जो आसपास का वातावरण होता है, जो घर होता है, जो स्कूल होता है, उसी से हम अपने विचार को बनाते हैं। तो बहुत सारी संभावना होती है यहाँ पर कि आप कहीं ना कहीं इसमें जो है एक पर्सपेक्टिव जो है, एक बायसनेस ले आ सकते हैं, क्योंकि हमने जो आसपास देखा है इट्स मे बी कि हमारे अंदर हो वो चीजें और हम उसको सही मानते हैं। तो इसलिए इस एस्से में जो है आपको संभावना होती है कि आप अपने विचारों को कहीं ऐसा ना करें कि एक आयाम में बांध दें, या फिर कुछ ऐसा लिख दें, या फिर कुछ ऐसा बता दें जो कि बहुत नेगेटिव हो। और यह पक्षपातपूर्ण जो रवैया है यह आपको बहुत ज्यादा नीचे ले जा सकता है। तो ये पूरी तरह से एक व्यक्तित्व का झलक दे देता है। तो आप देखेंगे कि पहले के एस्से को निकाल के देखेंगे, जैसे नगरीकरण फला जो होता था, नगरीकरण के बारे में बताइए, इस टाइप के एस्से होते थे डिस्क्रिप्टिव एस्से। लेकिन अब देखेंगे ज्यादातर, मतलब अधिकांशतः 90% एस्से जो है, बल्कि आप कह दें कहीं कहीं 100% एस्से जो है आपका रिफ्लेक्टिव एस्से ही होता है, जिसमें कि आपके विचारों को माना जाता है। तो किसी भी विषय पर जो है अपना तर्क, अपना विचार
किस प्रकार रखते हैं, यह आपका रिफ्लेक्टिव ऐसे बताता है। जैसे मान लीजिए पूछता है कि लोकतंत्र का क्या महत्व है, लोकतंत्र में शिक्षा का क्या महत्व है। जैसे एक ऐसे था कि प्रत्येक जो घूमने मतलब वॉन्डर मीन्स भटकने वाले व्यक्ति जो होते हैं वह गुम नहीं होते। इसी प्रकार बहुत सारे एसेज हैं जो आपको लगेगा कि ये पूरी तरह से क्या है, रिफ्लेक्टिव ऐसे हैं। जब हम ऐसे का डिस्कशन करेंगे तो आपको हम इसमें बताएंगे कि किस प्रकार इस ऐसे को हम अच्छा लिख सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तीसरा ऐसे हो सकता है आपका एनालिटिकल ऐसे हो, जिसमें विवेचना किया जाए। तो इसमें जो है किसी घटना का या फिर किसी स्थान का या किसी चीज का जो है आप कैसे विश्लेषण करते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज होता है, क्योंकि सारे व्यक्ति में विश्लेषण की क्षमता अलग अलग होती है। कोई भी एक सिचुएशन हो वो कैसे आप उसको सही से कर पाते हैं, कितना उसके बारे में अंदाजा लगा पाते हैं, यह आपका विश्लेषण एनालिटिकल ऐसे में पता चलता है। जैसे गरीबी तथा इसका मूल्यांकन कीजिए। हालांकि इस प्रकार के ऐसे नहीं आते हैं यूपीएससी में, लेकिन आप देखेंगे कि यह भी पक्ष रहता है। जब आप ऐसे लिखते हैं तो विश्लेषण आप किस प्रकार से उस सब्जेक्ट का कर पाते हैं। चौथा होता है नैरेटिव ऐसे, यानी कहानी के जैसा, किसी को अपने गांव के बारे में बताना है, या फिर मेरी पहली ट्रेन यात्रा कैसी रही, या फिर कोई मोटिवेशनल कहानी बतानी है, तो उसको हम कैसे बता सकते हैं, नरेशन के थ्रू बता सकते हैं। और ये जो है आपका नैरेटिव ऐसे कहलाता है। और सबसे लास्ट में जो है आपका तथ्यात्मक ऐसे हैं, जो कि आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि कोई भी ऐसे में ये सारे पहलू होते हैं। आप जो है ऐसे लिखते हैं तो कुछ फैक्ट्स देते हैं, कुछ विचार देते हैं, कुछ आंकड़े देते हैं, कुछ सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं और फिर जोड़ते हैं चीजों को कि कैसे हम एक ऐसे बना सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग पार्ट नहीं है, बल्कि आप आंसर राइटिंग में देखेंगे तो ये अलग से रहता है आपका टेल वर्ड के रूप में, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो ये जो है आपके ऐसे में ये सब भाग को अगर आपने अच्छे से लिखा है, सबसे जोड़ा है, तो ये आपका बेहतरीन ऐसे बन सकता है। हालांकि ऐसे अलग अलग प्रकार का इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे का जो प्रकार है। लेकिन ऐसे आपको लिखने में ज्यादा दिक्कत अब नहीं होगी, क्योंकि विचारात्मक ऐसे, रिफ्लेक्टिव ऐसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग ऐसे लिखते हैं उसमें हम निबंध में सामान्य गलतियां क्या क्या कर देते हैं। जो निबंध होता है उसमें हम क्या गलती ऐसा करते हैं जिसके कारण हमारे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हो पाते। किसी का मार्क्स बहुत अच्छा हो जाता है और किसी का जो मार्क्स है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिखने के कला में या हमारे लिखने में जो गलतियां होती हैं उसके कारण होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसको समझे आप इससे को नहीं समझ पाएंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो गलती होती है हमारी, हमने कहा था एक सेंट्रल थीम होता है। यहां सेंट्रल थीम होता है, यानी एक केंद्रीय विचार होता है, सब्जेक्ट होता है यहां पे, विषय। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हमने देखा तो ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा बहुत सारे पर कुछ न कुछ आता है। यहीं से हमारी भूल शुरू होती है, क्योंकि हम कुछ ऐसा ऐसे ना चूज कर लें जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे आता है या नहीं आता है यह अलग बात है, लेकिन हम उसको ऐसे ना चूज कर लें कि वो जो है हमको अच्छा लगता है, वो हमको विषय बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है हमारा कहीं ना कहीं समझना, जो हम अंडरस्टैंडिंग जो है, इसकी जो समझ है, अगर इसमें कम है, समझ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे को एक गलत दिशा दे सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ लाइन उसमें लिखें और फिर भटक जाएं। कुछ लाइन के बाद आपको लगे कि हमने गलत जो विषय है उसको पकड़ लिया है, उसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑप्शन का सही चयन कैसे करें, आप कैसे समझें। आपको एक समझ होनी चाहिए। जो 10-5 ऐसे दिए हैं उसमें आपको एक समझ होनी चाहिए कि आप किसमें सबसे ज्यादा लिख सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, उसके बारे में कितना जानते हैं
और कैसे लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 से 10 मिनट सबसे पहला जो है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसको 5 से 10 मिनट जो है हम समझते हैं कि हम एक जो थीम दिया गया है उसके एस्पेक्ट को देखते हैं, उसको समझ पाते हैं, और यह हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम उसको लिखकर जो एज इट इज हम समझ रहे हैं वह एग्जामिनर को भी हम समझा पा रहे हैं। तो पहली गलती हम लोग क्या करते हैं कि जो ये है बिना समझ के, मतलब उसमें समझ कम है और उस सब्जेक्ट को हमने उठा लिया, तो एक हमारी गलती पहले यहां से होती है। अब देखते हैं कि दूसरी गलती हम क्या करते हैं। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि संरचना के स्तर पर स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो हमने क्या किया, जो संरचना के 3 पार्ट होते हैं ये तो आप लोग सबको पता होगा कि हम लोग सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर मेन बॉडी देते हैं, फिर निष्कर्ष देखते हैं, लेकिन अव्यवस्थित कर देते हैं। जैसा ऐसे लगेगा कि जैसे कोई एक विचार जो है, विचार में आपके तारतम्यता नहीं है, ऐसा लगेगा रैंडमली एक विचार कहीं से आया, दूसरा विचार कहीं से आया। तो एक विचारों का जो एक तारतम्यता होना चाहिए, जो एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण दिक्कत आती है। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि एक ही चीज को, एक ही बात को हम बार बार दोहराएं, मतलब दोहराव, ये भी आपका संरचना के स्तर पर कहीं ना कहीं आपके एसे को खराब करता है। क्योंकि आप जब एक ही बात को बार बार घुमा के इधर से उधर से कर रहे हैं तो एग्जामिनर को तो समझ में आ जाता है कि एक ही बात इसको आता है और आयाम इसे आता ही नहीं, जिसके कारण ये जो है एसे को इतना घुमा रहा है। तो कभी भी इस तरह का काम आप ना करें, संरचना में जो गलती है वो ना करें। फिर भाषा के स्तर पर आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं, भाषा में क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम जटिल शब्द दे देंगे, हम बहुत अलंकारिक शब्द दे देंगे तो हमारा एसे जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। हम बहुत सरल और बहुत डे टू डे यूज वाली शब्दों को अगर देते हैं तो हम बहुत आसानी से चीजों को समझा सकते हैं। ये जो अंडरस्टैंडिंग है आपके कॉपी के माध्यम से आपके पूरे व्यक्तित्व को एग्जामिनर जज कर रहा है। तो आप बताइए कि अगर आपने बहुत अलंकारिक और बहुत घुमा फिरा के भाषा का यूज किया तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर के मन में क्या जाएगा कि यह जानता नहीं है, लेकिन ये जो बातों को बार बार जो है एक चाहता है कि भाषा के माध्यम से कुछ ऐसा बना दें और वह हम जो है इस पर इफेक्ट डालने की कोशिश करें। तो आप कभी भी कठिन और जटिल यानी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग ना करें, कठिन शब्द का कम से कम प्रयोग करें, और जो जटिल जो सेंटेंस होते हैं, ये जो सेंटेंस होते हैं इसको बहुत ज्यादा प्रयोग ना करें। ये करें कि सीधा सीधा सेंटेंस हो और बहुत अच्छा सा आपका ऐसे दिखे कि पूरा का पूरा आप जो कहना चाहते हैं आपने अपनी भाषा में उसको कह दिया है। फिर जो तीसरी चीज है, चौथी चीज होती है पर्याप्त डेटा और उदाहरण नहीं दे पाते हैं हम। देखिए जैसे हमने आपको कहा यहां डेटा और उदाहरण क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देना, ये क्या करता है, ऑथेंटिक करता है आपके जो आप विचार दे रहे हैं, आप जो विचार देना चाह रहे हैं उसमें अगर आपने डेटा दिया या फिर आपने एग्जाम्पल दिया तो फिर इससे क्या है कि लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है ऑथेंटिक है, यह जो कहना चाह रहा है ये चीजों को मतलब उससे अपने डेटा के द्वारा कहीं ना कहीं पुष्ट भी कर पा रहा है। ये आप आंसर राइटिंग में भी देखते हैं, नहीं देंगे तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ विचारों का एक गुच्छा है, कल्पना का एक गुच्छा है जो कि उसको देना चाह रहा है, और ये कहीं से भी सही नहीं होता है। तो तर्क प्रस्तुत करने के लिए इसमें डेटा बहुत जरूरी है। तर्क के लिए आप जो दे रहे हैं, आप जो विचार अपने दे रहे हैं उसको किस माध्यम से पुष्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए डेटा बहुत जरूरी है। और यह अगर आप नहीं देंगे ये तो क्या लगेगा, एक सामान्य कथन बन के आपका रह जाएगा। मतलब कि आप कह तो रहे हैं लेकिन उसका कोई वजन नहीं है, कोई भार नहीं है उसमें, बस आप एक कथन को कह दे रहे हैं, उसके पीछे आपने कोई लॉजिक नहीं दिया। लेकिन इसके साथ ही हमको ये भी ध्यान देना है कि इसका अत्यधिक प्रयोग भी ना हो।
आपको मैंने कहा था संतुलित होना चाहिए। अत्यधिक प्रयोग होने से क्या लगेगा, आपके जो मूल विचार हैं, मूल विचार गौण हो जाएंगे। यही नहीं समझ में आएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। लगेगा ऐसा व्यक्ति है जिसने सिर्फ तथ्य और डेटा दे दिया है, उसके पास अपने कोई विचार नहीं है। तो इन दोनों में जो है आपका संतुलन होना चाहिए। तर्क के साथ आप जो देंगे डेटा, उसमें और उसके प्रयोग में, दोनों में आपका संतुलन बना के आगे बढ़ना है। नहीं तो फिर वो दोनों में से लगेगा अतिवादी हो जाएगा। एक तरफ तो बहुत ज्यादा डेटा दे दिया, तब लगेगा आपके विचार ही कहाँ है। ऐसा भी देखेंगे आप कहीं कहीं, सिर्फ डेटा और सिर्फ एग्जाम्पल देके, तो वो भी गलत है। और दूसरा चीज कि बिना एग्जाम्पल दिए सिर्फ विचार विचार विचार, तो ये भी गलत है। दोनों को आपको बैलेंस करना होगा और साथ लेकर चलना होगा। पांचवा देखते हैं हम, हमारे देखने का नजरिया है, ये कैसा है। मतलब मैंने आपको कहा था पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दृष्टिकोण। और ये दृष्टिकोण अगर गड़बड़ाया तो ये बहुत ज्यादा आपका नेगेटिव मार्क दे सकता है। इसमें तो हो सकता है कि थोड़ा मार्क्स आपके कम हो, ज्यादा हो, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव देखने का नजरिया जो है किसी चीज को क्या है, पक्षपातपूर्ण तो नहीं है। आप देखेंगे कोई व्यक्ति बहुत पक्षपाती होता है, वह जो है किसी चीज को बहुत बायस्ड होकर देखता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था फीमेल्स के बारे में। वैसे सोसाइटी में जैसे कास्टिज्म है, वैसे सोसाइटी में जैसे आपका रिलीजन है, तो हमको बायस्ड नहीं होना है किसी चीज को लेकर। हमारे अंदर एक तरफा, यानी इसको कहते हैं एक तरफा कुछ नहीं सोचना है हमें। और दूसरा क्या करना है, यहां नकारात्मक नहीं देना है। आपको पता है कि हो सकता है कि समाज में बहुत सारी बुराइयां हो, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिसके लिए हमारे मन में बहुत नेगेटिव विचार आते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ नेगेटिव देखने वाले हैं तो आपकी पर्सनैलिटी जो है एक ऐसे डायरेक्शन में जाएगी कि सिर्फ समस्या को देखता है, ये सॉल्यूशन को नहीं देखता। तो हमें क्या करना है कि नेगेटिव चीजों को अगर हमें देना है, ऐसा नहीं कि नहीं देना है, लेकिन किस मात्रा में देना है, किस अनुपात में देना है और कैसे देना है, यहीं पे आपका कला आती है कि किस प्रकार का कला आपका राइटिंग स्किल है कि हम बता भी दे रहे हैं कि ये चीजें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और साथ साथ उसमें हम सुझाव भी दे पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो पक्षपाती नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए एक तरफा कहीं भी। और नकारात्मक कम से कम हो। जब भी आप कोई निष्कर्ष लिखें तो उसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाते हुए, एक ऐसा लगे कि इस बंदे में जो है सुधार के प्रति ज्यादा झुकाव है, सुझाव मतलब समाज को कैसे ठीक करे इसमें ज्यादा झुकाव है, ना कि ये हमेशा जो है हर चीज की बुराइयां करता है। तो ये हमें बचाना है। तटस्थ और संतुलित होना चाहिए दृष्टिकोण। एक तो तटस्थ होना चाहिए और दूसरा क्या होनी चाहिए आपकी, संतुलित होना चाहिए। तटस्थ मीन्स क्या है, ना हम इस तरह से देख रहे हैं, ना हम मतलब पक्षपातपूर्ण से, मतलब पक्षपात व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको क्या करना, न्यूट्रल होना चाहिए किसी भी चीज को। आप जब किसी चीज को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो समाज से बंधे होते हैं, आप देखिए वहां पे आपका झुकाव आ जाता है। तो हमें धीरे धीरे इसको ही ओवरकम करने की जरूरत है कि ये जो पक्षपाती हमारा दृष्टिकोण है, ये जो हमारा विचार है, उसको हम कैसे धीरे धीरे कम करते जाएं। एक व्यक्ति के रूप में हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं बायस हो जाएं, लेकिन ये कम करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगर जान गए हैं इन चीजों को कि ये हमारे साथ गलत है और ये नहीं होना चाहिए, तो धीरे धीरे इसको जो है हम कम कैसे करें, और ये आपको दिखाता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया। मान लीजिए इस तरह का इससे होता है कि भारत में जो है कैसे प्रभाव पड़ा ग्लोबलाइजेशन का। तो अगर कोई व्यक्ति ये है कि सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के गलतियों को देखता है, तो वो सिर्फ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को लिख देगा, और जो खाली इसके अच्छाइयों को देखता है तो उसके सिर्फ अच्छाइयों को देखता है। लेकिन हमें क्या करना है, दोनों के बीच में एक बैलेंस करना है, दोनों चीजों को बतानी है। क्योंकि सही बात है कि कोई भी घटना अपने आप में ना सही होती है ना गलत होती है, बल्कि वो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देती है, और उसमें साथ साथ कुछ ना कुछ आप देखेंगे उसमें नेगेटिव चीजें भी जुड़ी होती हैं। तो आप उसको देखेंगे कैसे करके इवेल्युएट करते हैं, किस प्रकार से आप विदाउट एनी, आपने किसी का पक्ष भी नहीं लिया और बिना काम का आपने
उसको जो है अपने जो डे टू डे है उससे आपने बांधा भी नहीं कि हम जो सोचते हैं वही सही है, बल्कि आपने एक ऐसा दृष्टिकोण लिया जो न्यूट्रल है और जो आपका बहुत बैलेंस है। तो इस प्रकार से हमें दृष्टिकोण को देखना पड़ेगा कि बहुत पक्षपाती नहीं होना चाहिए। जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके उस पहलू को देखना चाहते हैं। खास करके आप देखेंगे रिफ्लेक्टिव ऐसे में कि आपका कहीं ना कहीं जिधर रहेगा उसका इंक्लिनेशन आपका उधर दिखने लगता है। तो इस चीज से हमको बचना चाहिए। फिर हम जो एग्जाम में गलती करते हैं, एक टाइम मैनेजमेंट यानी समय का प्रबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने टाइम को कैसे मैनेज किया। ये सब जगह इंपॉर्टेंट, अपनी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जामिनेशन हॉल में भी इंपॉर्टेंट है। जब पढ़ते हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, तभी इसे आपके सफलता और असफलता बहुत डिपेंड करती है। तो आप इसमें जो है जब एस्से लिख रहे हैं तो शुरू में थोड़ा सा अधिक अपना विचार दें, मतलब उस पर आप अपने विचार को थोड़ा सा देखें। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का समय होता है उस समय अपने चीजों को समझें, उसको समझने में थोड़ा समय दें। फिर उसके बाद अपने समय को थोड़ा सा कैसे ले जाते हैं उसको देखें। ये हम आपको बताएंगे जब एस्से लिखने के लिए बताएंगे कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, किस प्रकार से आप 2 घंटे जो 3 घंटा का समय दिया गया है यूपीएससी में या बीपीएससी में उसको किस प्रकार से आप कॉपी में दिखाते हैं। लेकिन जब आप पढ़ते हैं उस समय भी आप देखिए कि आप उसको जो है 10 मिनट जो है उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए रख सकते हैं। जो आपके किसी भी डायरेक्शन में जो विचार आ रहे हैं उसको कॉपी में हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब आपके विचार मन में आते हैं ना तो बहुत रैंडम आते हैं और उस समय लगता है कि ये लेकिन बहुत सारे विचार बहुत काम के होते हैं और जब आप लिखने लगते हैं तो वो भूलने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने रफ पेज में उस विचार को जरूर लिखें। जब आप शुरू करेंगे सोचना तो बहुत सारे आपके अंदर से विचार आते हैं, तो 10 मिनट उसमें जरूर दें और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपना समय निर्धारित करें। मतलब यह ना लगे कि कुछ ज्यादा लिख दिया गया, यानी अधूरा ना लगे, आपका अधूरा निबंध ना लगे और ऐसा ना लगे कि कुछ ज्यादा ही मतलब उसमें दे दिया गया है। तो ये जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम लोग बहुत गलती क्या करते हैं, जो कंक्लूजन होता है इसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब कंक्लूजन को आधा अधूरा छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा, लेकिन नहीं, कंक्लूजन इसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। उस कंक्लूजन को आपको देखना है, पॉजिटिव नोट देके आपको छोड़ देना है। एक ऐसा विचार जो कि लगे कि नहीं ये व्यक्ति जो है समाज को पूरा समग्रता में देखता है, इसके जो डिसीजंस होते हैं बायस नहीं होते हैं, इसका जो सोच है वो बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं है। इस प्रकार के आपको निष्कर्ष जो है बनाना है और निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए जो आपने पूरा निबंध ऊपर का लिखा है तो नीचे आपने उसको पूरा अच्छे से कंक्लूड कैसे कर दिया है। तो ये पूरे विचार को मिला हुआ, ये ना लगे कि अलग से कहीं से थोपा हुआ है कि निष्कर्ष अलग हो गया और ऊपर के सारे विचार अलग हो गए। तो ये नहीं करना है हमको, और निष्कर्ष को हमें बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हो और यह आपको दिखाए कि जो शुरू से अंत तक जो आपने लिखा है वह आपको दिखाता है कि आपने समझा है उस चीज को। यह कैसा होना चाहिए, समाधान की ओर होना चाहिए। मीन्स कोई भी हो सकता है कि कोई समस्या हो, लेकिन आपका नोट कैसा होना चाहिए, समाधान की तरफ होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एक आशावादी नजरिया होना चाहिए और प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए। लोग आपसे प्रेरणा ग्रहण कर सके, ये होनी चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, मल्टी डायमेंशनल। हम लोग क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं। आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि मल्टी डायमेंशनल नहीं होगा तो फिर आपके निबंध अच्छे नहीं होंगे। ये बहुत जरूरी है, बहुआयामी। एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले और एक जो आम लोग हैं उसमें बेसिक फर्क यही होता है। आपको एक जिला दिया जाता है और अगर आप मान लीजिए ऐसे हैं कि इसी एक ही दृष्टिकोण में सोचते हैं, मान लीजिए आप अचानक से कुछ आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ जाता है, दंगा लाइक सिचुएशन आ जाता है या फिर फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाता है, तो आप अगर मल्टी डायमेंशनल सोच के नहीं है, इसमें क्या है कि आपका सोच जितना दायरा जितना अच्छा होगा, आप लोगों को उतनी जल्दी चयन भी कर सकेंगे कि कौन इस काम के लिए ज्यादा परफेक्ट होगा और सिचुएशन को समग्रता में देखेंगे आप कि हो सकता है कि वो आदमी किसी काम में बेहतर ना हो लेकिन इस काम में वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो आप कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग को भी पहचानने के लिए पहचान सकेंगे
मल्टी डायमेंशनल सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये तकनीक का काम किस तरह से हम करवा सकते हैं। तो आपके पास जो है रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन, चाहे वह फिजिकल रिसोर्स हो या फिर आपका क्या बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स हो, ये दोनों आपका जो है, दोनों का सही यूटिलाइजेशन आप कब कर सकते हैं, जब आपके पास मल्टी डायमेंशनल सोच है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अंत में जो है, हम एग्जामिनेशन से पहले पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं, इसके कारण हमारा निबंध बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है और अच्छे मार्क्स हमें नहीं मिल पाते हैं। हो सकता है कि हम बहुत अच्छा लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, इसको अभ्यास नहीं किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका अभ्यास। आप अगर पूर्व ईयर के जितने भी पिछले साल के क्वेश्चंस है, पिछले साल के आप सिलेबस को उठाइए, एस्से को उठाइए और एक बार उसमें सोचने की कोशिश कीजिए। आप जो है उसको एक बार सोचिए और जो भी विचार आते हैं आप उसको लिखना शुरू कीजिए। एक ही एस्से लीजिए, महीना में या फिर सप्ताह में एक एस्से लीजिए, उसके बारे में जितने विचार आते हैं उसको आप लिखना शुरू कीजिए। आप देखिए धीरे 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 आपकी जो है पकड़ एस्से में बनती जाएगी। लेकिन यह चूंकि जीएस से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट होता है, जीएस आपका जितना अच्छा होगा इससे भी आपका बहुत अच्छा होगा। तो जीएस जब भी पढ़ें तो एक बार आपका दिमाग में ये भी आना चाहिए कि अगर एस्से में हमको देना है तो कैसे देंगे। इस तरह की चीज़ों को आपको सोचते रहना पड़ेगा। डे टू डे लाइफ में भी आप सोच सकते हैं, जोड़ सकते हैं, पढ़ते समय जोड़ सकते हैं, किसी व्यक्ति से सीख सकते हैं, किसी माहौल से सीख सकते हैं। हमारे पास सीखने के लिए पर्याप्त स्थान है और जो सीखना चाहता है उसके लिए हर जगह स्थान रहता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने माइंडसेट को वैसा बनाएं, समाधान के प्रति, नेगेटिव सोच के प्रति नहीं बनाना है, और साथ साथ एक बैलेंस पर्सनैलिटी के रूप में आपको अपने आप को तैयार करना है। तो इन सब एस्पेक्ट को अगर आप अपने एस्से में लाते हैं तो फिर आपका एस्से जो है सबसे बेहतरीन बनता है और अच्छे मार्क्स लाते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग एस्से राइटिंग पर बात करेंगे और 2-4 एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाऊंगी कि कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और कैसे करके हम एस्से लिखते हैं। धन्यवाद।